हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 देखा था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट भी हल्का थोड़ा सा इंट्रो मैंने दिया था। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का ही एक पार्ट है। कैसे, आइए देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 3 टाइप के होते हैं। सोशल, डोमेस्टिक, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कॉमर्शियल होते हैं। यहाँ पे कह लीजिए एग्रीमेंट। एंड कॉमर्शियल। सोशल, डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल, ये 3 नेचर होते हैं एग्रीमेंट के। सोशल एग्रीमेंट किसे बोलेंगे? फॉर एग्जांपल पुजारी और एक भक्त के जो रोज़ मंदिर जाता है, उसके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। पुजारी के पास एक्चुअली मंदिर का जो दीवार है वो रिपेयर करने के लिए पुजारी के पास पैसे हैं नहीं, तो एक भक्त क्या बोलता है कि चलो भाई मैं ही दे दूँगा। तो इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ ये सोशल एग्रीमेंट है। डोमेस्टिक एग्रीमेंट जो घर में हमारा जेन्युइन से एग्रीमेंट होता है। फॉर एग्जांपल भैया अपनी बहन को गोल्ड का नेकलेस रक्षाबंधन पे देना चाह रहे हैं, या फिर ऐसा जो भी एग्रीमेंट हुआ घर के अंदर, वो डोमेस्टिक एग्रीमेंट कहलाएगा। एंड कमर्शियल एग्रीमेंट वैसे एग्रीमेंट होगा जहाँ पे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों तरफ से होगा और इसको इन रिटर्न भी कुछ मिलेगा। सोशल एग्रीमेंट में क्या हुआ, इन रिटर्न नहीं है। भक्त का पैसा गया, उसको रिटर्न में मिला क्या? कुछ नहीं। भाई ने अपनी बहन को गोल्ड का नेकलेस दिया, भाई को रिटर्न में क्या मिला? कुछ नहीं। कॉमर्शियल में क्या होता है कि इन रिटर्न भी मिलता है। देखते हैं कैसे। यहाँ पे एग्रीमेंट मैंने कल क्या बताया था? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, उसको एग्रीमेंट बोलेंगे। ये सोशल एग्रीमेंट है, ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, एंड ये कॉमर्शियल एग्रीमेंट है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अब देखते हैं रिटर्न में किसको क्या मिलता है। समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न को कंसिडरेशन बोलते हैं। समथिंग इन रिटर्न को क्या बोलेंगे? तो कंसिडरेशन। इसको और नीचे कर लेती हूँ। यहाँ पे सोशल, डोमेस्टिक एंड कमर्शियल। एंड कमर्शियल। समथिंग इन रिटर्न, यहाँ पे सोशल एग्रीमेंट में रिटर्न में कुछ मिला क्या? नहीं। एक तरफ से कंसिडरेशन है, दूसरी तरफ से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ए भक्त है और बी पुजारी है। ए भक्त
ए भक्त जो है वो बी को पैसा दिया मंदिर रिपेयर करने के लिए, तो ए को बदले में क्या मिला इन रिटर्न? कुछ नहीं। डोमेस्टिक में भाई अपनी बहन को गोल्ड नेकलेस देते हैं, तो पैसा गया बी का, बट इसको रिटर्न में कुछ मिला क्या? कंसिडरेशन बस एक ही साइड से है, ऐसा दूसरे पार्टी से है क्या? नहीं। कॉमर्शियल में एक्स एंड वाई कार का डील करते हैं, तो एक्स 5 लाख में बेचना चाह रहा है अपने कार को एंड वाई एक्सेप्ट कर लेता है ऑफर, तो इसमें एक्स का कार गया, तो इसको रिटर्न में कुछ मिल रहा है, हाँ 5 लाख रुपीज़ मिल रहा है इसको, तो इसमें है, इसमें रिटर्न आ रहा है उसको। नेक्स्ट देखते हैं इसमें इंटेंशन, रिलेशनशिप इन लोगों का कैसा है, लीगल है या नहीं। किस intention to create legal obligation और relationship। यहाँ पे क्या इंटेंशन है, लीगल रिलेशनशिप या फिर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या इन दोनों में से किसी की? नहीं। डोमेस्टिक में लीगल इंटेंशन नहीं है। कॉमर्शियल में है, हाँ है। अगर ये कार दिया इसको, ये पैसा नहीं दिया, तो ये केस कर सकता है, पिटिशन फाइल कर सकता है इसके अगेंस्ट। सो यहाँ पे लीगल इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन है यहाँ पे, एंड यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश होगी। नेचर ऑफ एग्रीमेंट हम लोगों ने देख लिया, सोशल, डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल। अब हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में कल मैंने बताया था एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट में क्या है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एंड इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, इन्फोर्सेबिलिटी होते क्या है। ऑफ कोर्स इन्फोर्सेबिलिटी क्या है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलेंगे, तो वैसे कुछ वैसे लॉज या फिर वैसे एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो इन्फोर्सेबिलिटी क्या होती है, इन्फोर्सेबिलिटी का मतलब होता है कि हम ज़बरदस्ती किसी को मजबूर कर दें अपना चीज़ वापस लेने में। फॉर एग्ज़ाम्पल लेते इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ के लिए, एक्स एंड वाई। एक्स कार बेचना चाह रहा है वाई को 5 लाख में, ऑफर हुआ, ये एक्सेप्ट भी कर लिया, बट यहाँ पे क्या हुआ ना कि ऑफर तो ये कार तो ले लिया, बट इसको पूरा मनी पे किया ही नहीं। एग्रीमेंट कितने का था, 5 लाख का, ये देता कितना है, बस 2 लाख, तो 3 लाख ये जो नहीं दिया, तो एक्स इसके ऊपर केस कर सकता है क्या, पिटिशन फाइल कर सकता है, तो हाँ, बिकॉज ये कमर्शियल नेचर के हैं। तो जब ये केस फाइल करेगा और क्या कि ये इस पे केस कर देगा, पिटिशन फाइल कर देगा, इसको
ज़बरदस्ती मजबूर कर देना, अपने ये 3 लाख रुपीज़ देने पे ये मजबूर कर देगा, तो मजबूर कर देना किसी चीज़ को बाय लॉ, उसको इन्फोर्सिबिलिटी बोलते हैं। एग्रीमेंट अभी हम लोगों ने कितने टाइप के देखे? 3 टाइप के, सोशल, डोमेस्टिक एंड कमर्शियल। टाइप्स और नेचर क्या लीजिए, तो सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट जो है उस पर आप लोग केस फाइल कर सकते हैं क्या? नहीं, जब तक ये मेंशन्ड नहीं हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, या फिर जो एग्रीमेंट में ये मेंशन्ड नहीं हो ये लीगल है या नहीं, तब तक हम लोग केस फाइल नहीं कर सकते हैं। बट कॉमर्शियल में कर सकते हैं। सोशल एंड डोमेस्टिक में इनका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता है, जबकि कॉमर्शियल में होता है। सोशल एंड डोमेस्टिक में इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं है, आप लॉ के थ्रू, कोर्ट के थ्रू आप इनमें किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। बट कॉमर्शियल एग्रीमेंट में आप मजबूर सामने वाले को कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में इन दोनों में वाइडर कॉन्सेप्ट कौन है, सोच के बताइएगा। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में वाइडर कॉन्सेप्ट किसका है? किसका है? तो एग्रीमेंट का है। क्यों एग्रीमेंट का है और कॉन्ट्रैक्ट का क्यों नहीं है? बिकॉज सारे एग्रीमेंट जो है ये 3 नेचर के हैं, सोशल के भी है, डोमेस्टिक के भी है, कॉमर्शियल के भी है। बट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? सिर्फ कॉमर्शियल नेचर के ही होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अंदर आ जाता है, इसीलिए एग्रीमेंट जिसका एरिया बहुत बड़ा है उसका वाइडर कॉन्सेप्ट होता है। एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होगा? वाइडर होगा, वाइडर देन कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या डील करता है? डील्स विथ द essentials of valid contract। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें मिनिमम 2 पार्टीज होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या ज़रूरी है, क्या होने चाहिए और क्या नहीं, तो सेक्शन 10 यही बताता है। इसमें 10+ पॉइंट्स होते हैं। देखते हैं अभी हम। मिनिमम 2 पार्टीज। एक पार्टी से हो सकता है क्या? मैंने कहा कि मैं खुद पेन बेचूंगी और ख़रीदूंगी, खुद से खुद को लेके खुद ही को पैसे दूंगी, ऐसा कहीं होता है? नहीं। ऑफकोर्स यहाँ पे 2 पार्टी चाहिए ही होते ट्रांजैक्शन के लिए। एंड सेकंड है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यहाँ पे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी कैसा? जो लॉफुल हो इन द आइज ऑफ कोर्ट, मतलब जो लीगल हो, इकोनॉमिक हो बट लीगल हो।
अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया किसी का मर्डर करने के लिए तो ऑफकोर्स ये इलीगल है। ऑफर यहाँ पे ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, बट क्या ये लॉफुल है? तो नहीं। तो सेक्शन 10 यही बोलता है कि लीगल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ही एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। इंटेंशन, नेक्स्ट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, इस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी ऑब्लिगेशन, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी वो लीगल होंगे? तो हाँ होंगे, बिकॉज यहाँ पे लॉफुल, जो चीज़ लॉफुल होते हैं वो लीगल होते हैं, और जो लॉफुल नहीं होते हैं, अनलॉफुल होते हैं, वो इलीगल होते हैं। तो यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, जो भी ऑब्लिगेशंस होगी, वो क्या होगी? लीगल होगा। नेक्स्ट है हमारा लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। यहाँ पे लॉफुल कंसिडरेशन का समथिंग इन रिटर्न मतलब हमें कुछ मिलना चाहिए किसी के बदले में। फॉर एग्जाम्पल, मारकर मैंने 500 में आपको बेचा, तो हमें क्या मिला? मनी मिली, और आपको मारकर। तो ये इलीगल नहीं है, लॉफुल है, लीगल है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं लीगल कंसिडरेशन होने चाहिए। फिफ्थ नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, पार्टी का कैपेसिटी, पार्टीज का कैपेसिटी है या नहीं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, या फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ऑफ कोर्स कोई भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो थोड़ा हाई लेवल का ही होता है, तो उसमें पैसे ज़्यादा होते हैं। तो कैसा पार्टीज है, पार्टीज़ की कैपेसिटी क्या है, इन सब चीज़ को देखते हुए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएंगे। नेक्स्ट में फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है मजबूर करना, जारी करना। फ्री कंसेंट मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने, मतलब जोर ज़बरदस्ती ना करना किसी के साथ, कोई किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल कल मैं किसी के घर गई और मैंने कहा, प्रॉपर्टी के पेपर के साथ गई और कहा कि तुम अपना पेपर मेरे नाम करो, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो। तो ये क्या हो, वो क्या करेगा? अंडर प्रेशर वो मेरे नाम करेगा ना, मैं उसको धमका रही हूँ। तो अगर वो अपनी मर्जी से करे तो वो फ्री कंसेंट होगा, और मेरे धमकाने के बाद वो मेरे नाम अपनी प्रॉपर्टी करे तो वो कंसेंट लॉफुल नहीं माना जाएगा, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। फ्री कंसेंट ही एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है। नेक्स्ट है लॉफुल ऑब्जेक्ट। जब दो पार्टीज हो, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस लॉफुल हो, इंटेंशन भी लीगल हो, ऑब्लिगेशंस भी लीगल हो, कंसिडरेशन भी लॉफुल हो, तो आपको लगता है ऑब्जेक्ट इलीगल होगा, अनलॉफुल होगा? नहीं, ऑफ कोर्स उसके ऑब्जेक्ट भी क्या होंगे? लॉफुल ही होंगे। नेक्स्ट है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मतलब यहाँ पे ना एकदम मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोला गया है, हर एक चीज़ क्लियरली मेंशन्ड हो। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस।
परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब वैसी चीज़ें, वैसे कॉन्ट्रैक्ट जो पॉसिबल हो सामने में परफॉर्म करना, उसको पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस बोलेंगे। ये जादू वादू ये सब की बातें नहीं हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अभी मैं बोलूँ कि मुझे आप पैसे दो, मैं ये आपको दे दूँगी सामने में, तो ये पॉसिबल है। और अगर मैं बोलूँ कि आप मुझे पैसे 10,000 दो और मैं आपको अलादीन का चिराग ला के दे दूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए वहाँ पे। नेक्स्ट है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। सेक्शन 26 से 30 में ये मेंशन्ड है, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। एंड लास्ट है हमारा लीगल फॉर्मेलिटीज़। लीगल फॉर्मेलिटीज़ समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी बता देती हूँ। लीगल फॉर्मेलिटीज़ मतलब वहाँ पे दो पार्टीज जो है उसका नाम हो, लीगल स्टैम्प्ड हो, सिग्नेचर हो हर जगह पे जहाँ भी ज़रूरत हो उसकी, वो सारे क्या हो गए लीगल फॉर्मेलिटीज़। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड। ये सारे हम लोग को एज अ चैप्टर आगे चल के पढ़ना है। तो ये सब चीज़ जो है सेक्शन 10 में मेंशन्ड है। एंड ये सारे पॉइंट्स क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आने चाहिए ये सारे पॉइंट्स। जहाँ जिस कॉन्ट्रैक्ट में इनमें से एक भी पॉइंट अगर मिसिंग हो तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहे जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू एवरीवन। थैंक यू।